हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीप्ति शुक्ला। अभी तक हम आप लोग पढ़ रहे थे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कौन कौन सी संस्तुतियाँ दी और किस तरह के रिकमेंडेशन दिए और वो कैसे उसने माध्यमिक शिक्षा में सुधार किया। आज नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है 1964 कोठारी आयोग, या इस कोठारी कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इस कमीशन की, इस आयोग की क्या इम्पोर्टेंस है और इसने किस तरह शिक्षा में योगदान दिया, जो कि आज तक कहीं ना कहीं बहुत अधिक हमें लाभान्वित कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में जब इस आयोग को लाने का विचार किया गया तो ये सोचा गया कि ये बहुत जल्दी लाया जा रहा है, क्योंकि अभी इसके पहले 1948 में राधाकृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय आयोग, और उसके बाद 52-53 में जो हम लोगों ने मुदालियार कमीशन पढ़ा वो आया था। तो इतनी जल्दी 64 में इसको लाने की क्या आवश्यकता थी, इस बात पर कई क्वेश्चन उठे। लेकिन जो अनुभव किया गया कि ये दोनों आयोग जो इससे पहले बने थे वो दोनों आयोग केवल एक पक्ष पे बल देते था। विश्वविद्यालय आयोग वो केवल हायर लेवल की एजुकेशन के लिए था, और माध्यमिक शिक्षा आयोग में जो सुधार के कार्यक्रम बनाए गए थे वो माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर थे। तो ये सोचा गया कि कोई ऐसा आयोग लाया जाए जो कि इन तीनों की शिक्षा के लिए, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर तीनों लेवल पर अपनी संस्तुतियाँ, अपने रिकमेंडेशंस दे, उसमें सुधार करे। तो इसके लिए सबसे पहले एक आयोग का गठन किया गया और जिसका नाम रखा गया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि विश्वविद्यालय यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जो कि यूजीसी के अध्यक्ष थे, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इस आयोग का गठन करें, मतलब उनके अंडर में ये आयोग गठित हो। और विश्वविद्यालय आयोग के जो और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस आयोग के बनने से पहले ये कहा था, और ये कह सकते हैं कि एक इच्छा जाहिर की थी कि अगर एक ऐसा आयोग बने, मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि एक ऐसा आयोग बने, ये आयोग जो कि प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय सभी स्तर पर प्राविधिक का भी सर्वेक्षण करे। उसमें उसके लिए नई रिकमेंडेशंस थे, जिससे कि हर एक लेवल पर हमारी जो एजुकेशन है उसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करने में हेल्प मिले। तो इस आयोग का गठन हुआ करीब, इसमें जो है वो 14 जुलाई 14 जुलाई 1964 में इस आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में 17 सदस्य रखे गए और इस आयोग की जो रिपोर्ट है वो 1966 में 2 साल लगे इस आयोग को रिकमेंडेशंस करने में, तो अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने में, सर्वेक्षण करने में 17 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसमें ये भी माना गया कि क्योंकि अब हमें विश्व के लेवल पर भी आना है, तो विश्व के यहाँ भी किस तरह की शिक्षा चल रही है, क्या क्या नवीन जो योजनाएं हैं उसमें हम शिक्षा में ला सकते हैं, तो उसके लिए 6 विदेशी सदस्यों को भी इसमें रखा गया। तो चेयरमैन थे इसके डॉक्टर DS कोठारी, और उसके बाद अक्टूबर 2 1964 को इसकी रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे प्रस्तुत की गई। और मतलब कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को ये टास्क मिला 1964 में। उसके बाद इस पर योजनाबद्ध तरीके से ये कमीशन 14 जुलाई से अक्टूबर तक कहीं ना कहीं इसका सारा वर्क हुआ। उसके बाद 29 जून 1966 को इसकी रिपोर्ट दी गई। इसमें मुख्य फीचर्स क्या थे, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं, कौन कौन से सुझाव दिए गए थे, क्या क्या संस्तुतियां दी गई थी, रिकमेंडेशन दी गई थी। तो मेन इसकी विशेषता क्या थी कि इसने शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया, यानी कि संपूर्ण शैक्षिक सिस्टम पर, और उसके साथ साथ शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ नेशनल डेवलपमेंट हो, इसको माना गया। और माना गया कि शिक्षा के बिना किसी भी देश को बहुत अधिक मतलब मजबूत नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने
इस ये फर्म बिलीव हुआ, इट्स फर्म बिलीव दैट द एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और इस जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, ये जब आयोग लाया गया तो उसकी पहली ओपनिंग सेंटेंस ही था, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में रहता है, कक्षाओं में रहता है, और वहीं पर उसका विकास होता है, वहीं पर उसका शेप होता है, वो वहीं पर बनता है। तो इस आयोग के प्रतिवेदन से स्पष्ट हो गया कि कितनी ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है इसमें एजुकेशन को, साथ ही साथ prosperity, welfare and future of the country. Excuse me. Aims of education, शिक्षा के क्या उद्देश्य रखे गए। इस कमीशन ने कुछ स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट एम रखे थे। वैसे तो बहुत सारे एम्स हैं इसके अंतर्गत, लेकिन मेन 5 एम क्योंकि बहुत बड़ा है और इसमें आप कुछ मेन चीज़ें बाकी आप बुक से कंसल्ट करिए, कि इसमें सबसे पहला एम था एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, शिक्षा और उत्पादकता। शिक्षा हो और कैसी हो, जो कि कुछ वास्तव में उत्पन्न करे, जो कि कुछ नवीन दे। तो इसलिए इसमें जो शिक्षा और उत्पादकता में रखा गया, इसमें रखा गया कि सबसे पहले इसमें विज्ञान की शिक्षा, साइंस की एजुकेशन को एक अभिन्न पार्ट बनाया जाए, इंटीग्रेटेड पार्ट बनाया जाए स्कूल कोर्स के अंतर्गत। स्कूल में प्रारंभ से ही, स्कूल लेवल से ही शिक्षा में विज्ञान के विषय की शिक्षा को रखा जाए, और ये कह सकते हो कि अभिन्न अंग जिसे हम कह सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी कि कार्य अनुभव को भी महत्ता दी जाए, कि कार्य अनुभव का मतलब है कि जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में हैं या कहीं पर हैं, तो आप शिक्षा के कभी ना एक्सपीरियंस भी हो, इसमें वर्क एक्सपीरियंस करके सीखा भी जाए। वोकेशनल एंड एजुकेशनल स्पेशलिटी एट द सेकेंडरी लेवल स्कूल स्टेज टू मीट द नीड ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, यानी कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शिल्प विज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, अन्य उत्पादक क्रियाओं में, जिसमें एग्रीकल्चर को भी, कृषि को भी, उत्पादकता को भी शामिल किया गया। तो इसमें भी आ गया कि विज्ञान के शिक्षण में हर एक प्रयत्न किए जाने चाहिए कि हर एक दिशा में डेवलपमेंट हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी लेवल, और यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च के लिए भी लोगों को, अनुसंधान के लिए भी प्रेरित किया जाए, और नई प्राविधिक और साइंटिफिक शिक्षा के लिए उसमें नए नए प्रयोग और नए नए रिसर्च अनुसंधान किए जाएं। दूसरा हमारा एम है सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कमीशन ने कहा कि स्कूल लेवल पर सोशल सर्विसेज, एनएसएस, एनसीसी, इन सब का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये सामाजिक एकता और अखंडता, अपने देश के बारे में जागरूक करना, उसके लिए जागृति फैलाना भी, देश के इतिहास के बारे में बताना भी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, और शिक्षा का अभिन्न अंग ये होना चाहिए। फिर एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, शिक्षा भी हो लेकिन उसके साथ नवीनता भी हो, मॉडर्नाइजेशन भी हो, ठीक है। इसमें जो है वो नई तरह की क्यूरियोसिटी हो, नवीन इंटरेस्ट जागृत किए जाएं, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ के साथ साथ नए स्किल्स का डेवलपमेंट भी किया जाए। तो शिक्षा हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें आधुनिकीकरण को भी डाला जाए, मॉडर्नाइजेशन को भी डाला जाए, कि बच्चे स्वयं कुछ विचार करें, स्वयं निर्माण करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो, और इसके लिए तरह तरह के शिक्षण के तरीकों में भी परिवर्तन किए जाने चाहिए। शिक्षक के अंदर भी नवीन ट्रेनिंग प्रोग्राम शिक्षक के लिए भी किए जाने चाहिए, तो इससे ही नए क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, प्रजातंत्र का डेवलपमेंट, विकास देश की जो है उसका भी आवश्यक है। तो इन्होंने कहा कि इंडिया जो है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो और सबसे महत्वपूर्ण सुधार ये है कि यहाँ पर जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है, वो उन संस्कृति के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए, उस संस्कृति को भी अभिन्न अंग में रखा जाए, साथ ही लोगों को प्रजातंत्र के मूल्यों से भी अवगत कराया जाए, और किसी भी तरह शिक्षा में किसी भी इस तरह की विषय या टॉपिक्स का मिश्रण नहीं होना चाहिए जो कि किसी प्रजातंत्र के लिए हानिकारक हो। फिर सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, अब क्या है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी हों। सोशल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का क्या मतलब है
कि आध्यात्मिक शिक्षा का भी आध्यात्मिक जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, बौद्धिक मूल्य हैं, उनका भी प्रचार जो है प्रसार शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। राज्यों को केंद्रीय रूप से, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, गैर सरकारी शिक्षण प्रबंध संस्थान, सभी को इस तरह के मूल्यों और को रखना चाहिए, कार्यक्रमों को रखना चाहिए, जिससे कि लोग इसकी उपयोगिता समझें। ठीक है, तो चाहे विभिन्न समुदाय के, जैसे हम विभिन्न समुदाय के प्लेस की बात करते हैं, कोई डांस है, ठीक है, कोई नवीन स्टोरीज़ हैं, उसके साथ विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें हैं, तो इन सब का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए और इस शिक्षा में उसको अभिनव के रूप में रखा जाना चाहिए। सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बाद हमारा आता है क्या शिक्षा का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या रखा जाए। आप शिक्षा के जनरल एजुकेशन, वैसे तो हमने बताया था कि इसमें तीनों तरह के एजुकेशन की स्थिति रखी गई है, मतलब हर तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर और विश्वविद्यालय लेवल पर किस तरह की, तो 3 साल की शिक्षा इन्होंने कही। प्राइमरी लेवल पर जो है वो 3 साल की शिक्षा। जनरल एजुकेशन शुड लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, 4 years लोअर प्राइमरी, 3 years ऑफ हायर प्राइमरी एंड 3 years ऑफ लोअर सेकेंडरी। ठीक है, तो 5th तक की शिक्षा इन्होंने इसके लिए कही और इसके अंतर्गत उसको अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया। फिर आपका आता है सेकेंड पॉइंट, प्रियर टू जनरल एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी ऑल्सो बी गिवन, यानी कि जो प्री प्राइमरी लेवल पर शिक्षा पूरी तरह से जनरल, एक सामान्य विषयों को लेकर शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे हिंदी और कोई मतलब भाषा हो गई और गणित हो गई, इस तरह की शिक्षा। द थीम ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी फिक्स्ड फॉर ऑफ 2 years, 2 साल की ये हायर सेकेंडरी की इन्होंने करी। उसके बाद आफ्टर डिग्री कोर्स देयर शुड बी अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ 3 years। डिग्री कोर्सेज के लिए उन्होंने कहा कि 3 साल की जो लेवल है उसके बाद, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 2 years का जो है वो पीजी कोर्स। The number of instruction days in year should be increased about 239 weeks for the school and 216 यानी कि 236 weeks जो कॉलेज और प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए था। हॉलीडे शुड बी मिनिमाइज्ड, नो नीड टू क्लोज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज ए रिलीजियस हॉलीडे। तो हर एक धार्मिक पर्व के लिए जो है वो माना गया कि हर एक धार्मिक पर्व के लिए आवश्यक नहीं है कि छुट्टियां हों, छुट्टियां कम हों, और शिक्षा के स्तर के लिए पढ़ाई हर स्तर के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए। स्टेटस सबसे बहुत प्रमुख है ये आपका शिक्षक शिक्षा के लिए किस तरह के प्रयास जो है वो किए गए माध्यमिक शिक्षकों के लिए और प्राइमरी के लिए, तो व्यावसायिक शिक्षक के लिए, तो प्राथमिक, तो इसमें क्या क्या किया गया। इन्होंने कहा कि आर्थिक शिक्षकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनके प्रोफेशनल स्टेटस का ध्यान रखा जाए, उसको इंक्रीज़ कराया जाए, उस पर इम्प्रूवमेंट लाया जाए। ठीक, पेमेंट स्केल को भी, ये आप जब बुक्स में पढ़ेंगे, नोट्स में पढ़ेंगे, आप पढ़िए उसको कि पेमेंट्स किस तरह से गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल की सेम रखने का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश इन ईच स्टेट। उन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर हर एक जगह एक शिक्षण जो बोर्ड है वो शिक्षा का शिक्षकों के लिए होना ही चाहिए। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स विद सेकेंडरी कोर्स शुड बी 2 years, द कोर्स ऑफ एमएड शुड बी 1.5 year। बीएड और एमएड की बात हो रही है इसके अंतर्गत। द टीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज शुड हैव डिग्री, नेमली द मास्टर्स डिग्री एंड डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि पीजी और पीजी लेवल के बाद शिक्षा में स्नातक की उपाधि, इसको इन्होंने पीजी लेवल पर, डिग्री लेवल पर टीचर्स के लिए मान्य माना था। द स्टूडेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन फ्री एजुकेशन, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोशिश की जानी चाहिए कि स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन दी जाए। करिकुलम कैसा रखा था, पाठ्यक्रम कैसा था, 1 लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंस एंड हेल्थ। यहाँ पर प्रारंभ में, बाद में हालांकि इसमें पहले एक तो भाषा होनी चाहिए जो मदर टंग या कोई और हो, उसके बाद एक इंटरनेशनल भाषा को भी रखने का, लेकिन कोठारी आयोग ने पहले नहीं दिया था, बाद में ये सारी चीज़ें आई। उसके बाद मैथमेटिक्स होनी चाहिए,
EVS जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन उसके साथ साथ क्रिएटिविटी पर ज़्यादा जोर देने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्रिएटिव एजुकेशन पर यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पर भी बल दिया। हायर प्राइमरी लेवल पर जब हम आते हैं तो इन्होंने 2 लैंग्वेज करी, एक मदर लैंग्वेज और एक हिंदी और इंग्लिश कोई भी। उसके साथ मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, जनरल सब्जेक्ट जो आजकल हम लगभग पढ़ते और देखते हैं। इसके बाद आता है लोअर सेकेंडरी में इन्होंने 3 लैंग्वेज करी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई रीजनल लैंग्वेज, डिपेंड्स कहाँ पर कैसी है, मतलब एक 1 मॉडर्न लैंग्वेज, उसके हिंदी के साथ साथ एक मॉडर्न लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और उसके अलावा वही सारे सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह। हायर सेकेंडरी लेवल पर इन्होंने 2 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी और एनी 3 सब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप्स बनाए, जैसे साइंस और आर्ट्स ग्रुप होते थे उसकी तरह। उसके बाद और भी क्या रिकमेंडेशंस दी, कई सारे विज्ञान के लिए, एजुकेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, एडल्ट एजुकेशन और बहुत सारी लिटरेसी कैंपेन चलाने की संस्तुतियाँ दी। तो ये हो गए आपके क्या क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या क्या एम थे। अब आता है लास्ट में आयोग की मेरिट्स। कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज मास्टरली पीस ऑफ वर्क ऑफ एन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन। जो कोठारी कमीशन था वो उसे हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कार्य था शिक्षा के क्षेत्र में, और इसने जो है वो कॉम्प्रिहेंशन स्टडी का पर बल दिया और एजुकेशन की प्रॉब्लम को वास्तविक रूप से, जो कि भारत में राष्ट्रीय लेवल पर किस तरह की नीड्स होती हैं, किस तरह की समस्याएं होती हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं वास्तविक जो रियलिस्टिक एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक, इन सभी जो भारतीयता के अंतर्गत भारतीय लोगों के जीवन का मुख्य पार्ट हैं, उन सभी पर बल देकर शिक्षा को एक रूप देने का प्रयास किया। द कमीशन रिकमेंडेड रीजनेबल एंड रिस्पेक्टेबल स्केल ऑफ द पे ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ टीचर्स, और शिक्षकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इस आयोग ने, और हर एक समय पर किस किस लेवल पर किस तरह की सैलरी होनी चाहिए उसके लिए भी इस आयोग ने संस्तुतियाँ दी। डीमेरिट्स क्या हैं? द पोजीशन ऑफ हेड्स ऑफ स्कूल वाज लेफ्ट अनडिसाइडेड। इसमें सबसे ज़्यादा इसमें प्रिंसिपल पे मतलब जो शिक्षक प्रिंसिपल हैं, जो हेड्स हैं स्कूल के, उनको कहीं ना कहीं भूल गया कमीशन, छूट गया, अनडिसाइडेड हो गया। और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि संस्कृत, मिस्टेक इन प्लेसिंग संस्कृत ऑन अ पार विद अरबिक। ठीक, द व्यू ऑफ कमीशन ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज ओनली कन्फ्लिक्टिंग बट ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल। कहीं कहीं पर ये जो भाषा के कारण कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया। तो ये आपका हो गया कोठारी आयोग फिनिश। इससे रिलेटेड ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको आप मैंने पीपीटी के माध्यम से, पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ाया है, लेकिन आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ था, ये जब 64 के बाद 66 में ये पूरी संस्तुति पेश हुई, तो 68 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी, इसी से कुछ सजेशंस को लेकर। तो ये आपको कोठारी आयोग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।